तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन अकाउंटेंसी का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और अकाउंटेंसी के लिए देखिए सबसे पहले आपको कुछ वोकेबलरीज का पता होना चाहिए कि क्या वर्ड्स यूज होते हैं। पूरी अकाउंटेंसी कुछ अजम्पशंस पे टिकी हुई है। हर थ्योरी के कुछ ना कुछ अजम्पशन जरूर होते हैं जिनके बेसिस पर आपको फॉलो करना होता है। जैसे अकाउंटेंसी में पहली चीज आपको समझनी की ये आप है और ये है आपका बिजनेस। अब आप और आपका बिजनेस मैंने एक साथ क्यों नहीं लिखे, क्योंकि अकाउंटेंसी का पहला अजम्पशन है ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन्स। ये दो अलग अलग जने। भाई ओनर को जुकाम हो सकता है, बिजनेस को जुकाम थोड़ा ना हो सकता है। तो आप और आपका बिजनेस दो अलग अलग पर्सन है। इसलिए आप जो पैसा बिजनेस में लगाते हो, इन्वेस्ट इन द बिजनेस, उसे बोलते हैं कैपिटल। आपने बिजनेस में पैसा लगाया उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। यहाँ कैपिटल ये नहीं होती कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली है या राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। यहाँ कैपिटल का मतलब है अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। और बिजनेस से यदि आप पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, दैट वर्ड इज कॉल्ड ड्रॉइंग। तो ध्यान देना, दो वर्ड आपने सीखे, एक कैपिटल क्या होती है जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, और एक ड्राइंग क्या होती है जो बिजनेस से पैसा निकाला। तो यहाँ आपका जो रोल है वो बिजनेसमैन का है, यहाँ बिजनेस के ओनर हैं। लेकिन मैं अकाउंट्स आपके नहीं बना रहा हूँ। अकाउंट्स जो अपन बना रहे हैं वो अपन किसके बना रहे हैं, बिजनेस के बना रहे हैं। तो पूरी अकाउंटेंसी में एक बात ध्यान रखना, अकाउंट जो है वो हमेशा बिजनेस के बनते हैं, ना कि आपके बनते हैं, क्योंकि आप अलग हैं और आपका बिजनेस अलग है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आप और आपका बिजनेसमैन, बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं। ये पहला अजम्पशन है जिसको कि आपको ध्यान रखना है, ए फॉर अजम्पशन। तो ये ध्यान जो है आपको सबसे पहले रखना है। ये वर्ड्स नए नए आ रहे हैं, इनको आपको बारी बारी से याद करना है। तो देखिए अब अपन नया वर्ड ले रहे हैं बिजनेस के अंदर। दो चीजें, एक वर्ड आएगा एसेट्स और एक वर्ड आएगा स्टॉक या गुड्स। अब इन वर्ड्स के बारे में देखें तो जो चीज आपने परचेज की है यूज करने के लिए, जैसे बिल्डिंग, शॉप परचेज की, यूज करने के लिए आपने परचेज किया उसको, वो आपकी कहलाती है एसेट्स। जैसे आपने भाई, अगर आपके पास दुकान पे कोई आएगा तो सामान ही खरीदेगा ना, दुकान तो ना खरीद लेगा, बिल्डिंग तो ना खरीद लेगा। तो वही बात है, तो उसको बोलेंगे एसेट्स। अब स्टॉक भी आपकी एसेट्स ही है, लेकिन इसमें एक फर्क है, ये आपने क्यों परचेज किया है, ये आपने किया है बेचने के लिए। तो जैसे अगर आप स्टेशनरी के बिजनेसमैन हैं तो स्टेशनरी आपने क्यों खरीदी है, बेचने के लिए। तो स्टेशनरी आपके लिए कहलाएगी स्टॉक या गुड्स। और जिस शॉप में आप काम कर रहे हैं वो आपने बेचने के लिए थोड़ा ना खरीदी है, वो आपकी कहलाएगी एसेट्स। जैसे कि बिल्डिंग, दुकान का फर्नीचर, ये बेचने के लिए नहीं है, ये बेचने के लिए नहीं है, ये यूज करने के लिए है। तो जो चीज यूज करने के लिए खरीदी है वो आपकी एसेट्स है, और जो चीज बेचने के लिए खरीदी है वो आपकी स्टॉक या उसको क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। तो बिजनेस में दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है बेचने के लिए और एक होती है यूज करने के लिए। तो ये एक बात क्लियर रखना, हर जने के लिए अलग अलग चीज है। आपके लिए ज्वेलरी यूज करने के लिए हो सकती है, पर ज्वेलर के लिए तो ज्वेलरी बेचने के लिए है ना। आपके लिए फर्नीचर यूज करने के लिए हो सकता है, लेकिन जो फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है जूली फर्नीचर्स, तो वो तो आपका बेचने के लिए है ना। तो हो सकता है एक पर्सन के लिए कोई चीज गुड्स हो तो दूसरे के लिए वो क्या हो, एसेट्स हो। तो इसलिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करेगा कि जैसे स्टेशनरी आपके लिए एसेट्स है, यूज करने के लिए है, लेकिन जो जना इसको बेच रहा है उसके लिए तो ये गुड्स हो गई ना। तो इस तरीके से ये वेरिएशन करेगी। एक नया वर्ड हम ले रहे हैं, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है सर, देखो आपने बैंक से लोन लिया, तो लोन आज नहीं कल तो पे करोगे। तो जो भी चीज आपको रीपे करनी है, जो भी चीज आपको रीपे करनी है, टू पे, जो भी चीज आपको पे करनी है वो आपकी क्या कहलाएगी, लायबिलिटी। किसी से आपने उधार लिया, चुकाओगे ना, तो जितनी भी चीजें आपको पे करनी है वो सब आपकी क्या है, लायबिलिटी होती है। मान लेते हैं आपने कोई शर्ट खरीदी और आपने कहा सर पेमेंट 10 दिन बाद दूंगा। तो 10 दिन बाद दोगे तो 10 दिन तक तो लायबिलिटी रहेगी, क्योंकि जब तक पे नहीं करोगे तब तक लायबिलिटी है, और पे कर दोगे तो लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। मान लो आपने वो शर्ट पैसे देके खरीदी, तो फिर काय की लायबिलिटी है, शर्ट खरीदी पैसे दे दिए, लायबिलिटी किस बात की। हाँ, लेकिन 10 दिन बाद दोगे तो 10 दिन तक तो वो लायबिलिटी आपकी रहेगी ना। आगे चलते हैं, एक नया वर्ड आ रहा है लायबिलिटीज के अंदर भी। सर लायबिलिटीज के भी टाइप्स होते हैं क्या, हाँ, लायबिलिटी के कई सारे टाइप होते हैं, जिनमें से पहला है एक्सटर्नल लायबिलिटी और एक आपका होता है इंटरनल लायबिलिटी। सर ये क्या लायबिलिटीज है, देखो एक्सटर्नल लायबिलिटी जो पेड टू आउटसाइडर है, एक्सटर्नल बाहर के लोगों को पे करनी है आपको। जैसे आपने बाहर के लोगों से बैंक लोन लिया तो ये भी तो पे करना है। क्रेडिटर,
क्रेडिटर भी एक वर्ड आएगा, मैं बताऊंगा क्या होता है। जिनसे हम उधार में परचेज करते हैं उनको क्रेडिटर कहते हैं, इनके बारे में डिटेल में दूंगा। तो जो चीज बाहर के लोगों को आपको पे करनी है वो आपकी कहलाती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो इसका एग्जांपल याद कर लो, बैंक लोन एंड क्रेडिटर। और इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, जो पेड टू सेल्फ है, यानी ओनर अपने आप को पे करेगा। अब आपके दिमाग में बात आएगी, सर अपने आप को क्या पे करना है? तो देखो, मैंने आपको पहली बात में बता दिया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग पर्सन है। अगर आपको मेरा पहला चार्ट याद हो, ये रहा, कि आपने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो बिजनेस की ये लायबिलिटी है कि वो आपका पैसा आपको वापस दे। ये बिजनेस की लायबिलिटी है कि वो आपका पैसा आपको वापस चुकाए। इसीलिए ये एक ऐसी लायबिलिटी मानी जाती है जो इंटरनल लायबिलिटी होती है। इसीलिए ये एक ही होती है, ओनली वन, क्या? कैपिटल। बिजनेस की ये लायबिलिटी है कि ओनर ने जो पैसा उसके अंदर लगाया है वो उसे वापस पे करना है। तो ध्यान देना, इंटरनल लायबिलिटी का अभी आपके पास एग्जांपल एक ही है, सिर्फ कैपिटल। और एक्सटर्नल लायबिलिटी के तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मैंने दो लिखे हैं, एक बैंक लोन और एक क्रेडिटर। तो आपसे कोई पूछे लायबिलिटी कितनी टाइप की होती है, तो दो, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। होती और भी है लेकिन अभी काम इतनी ही आएंगी। टाइप्स इनके अंदर फर्दर टाइप्स भी हैं, लेकिन अभी इतने ही काम आएंगे। तो देखिए, ये आप हैं, ये क्रेडिटर है और ये डेटर है। अब आप कहोगे सर ये क्या है होते हैं, तो सुनो। देखो, जिनसे आप माल परचेज करते हो वो कहलाते हैं सप्लायर, और जिनको आप माल बेचते हो वो कहलाते हैं आपके कस्टमर। तो ये दो वर्ड तो आपकी जनरल लैंग्वेज के आपको पता होंगे, लेकिन थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। जिनसे आप उधार में परचेज करते हो, ध्यान देना, जिनसे आप उधार में परचेज करते हो वो कहलाते हैं क्रेडिटर। जैसे एग्जांपल मैंने लिया, एक नाम रख दिया चंद्रमुखी। चंद्रमुखी से आपने उधार में माल परचेज किया, तो उसको पैसा भी दोगे, पैसा भी दे नहीं पा रहे, उधार में लिया है, तो जिनको पैसा पे करना है वो आपकी लायबिलिटी है। हिंदी में से बोलते हैं लेनदार। तो जिनसे आपने उधार में माल परचेज किया वो आपके कहलाते हैं क्रेडिटर। और आप हमेशा चंद्रमुखी से सामान खरीदते हो। चंद्रमुखी आपकी फ्रेंड है, उससे आप माल खरीदते हो, तो चंद्रमुखी आपकी क्या हो गई? क्रेडिटर हो गई, वो आपकी लायबिलिटी बन गई, क्योंकि आपको आपने उधार में उससे माल खरीदा है तो आपको उसको पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये तो हो गए आपके क्रेडिटर, यानी जिससे भी आप उधार में माल खरीदोगे वो सब आपके क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर कहलाएंगे। अब जिसको आप उधार में माल बेचोगे, जिनको बेचते हो वो तो सब कस्टमर है, लेकिन जिनको उधार में बेचते हो उनको बोलते हैं डेटर। इसको हिंदी में डेटर बोलते हैं, ध्यान दे, इसका प्रोनाउंसिएशन डेटर है, इसको डेप्टर नहीं बोलते। यहाँ बी साइलेंट है, तो साइलेंट का रूल तो आपको इंग्लिश में जाके पढ़ना पड़ेगा, साइलेंट क्यों है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये डेटर है। जैसे अपन ने देवेंद्र को माल बेचा, तो देवेंद्र को उधार में माल बेचा, तो याद कर लो, डी फॉर देवेंद्र, डी फॉर डेटर। और डेटर से हमें पैसा लेना है, जिससे हमें पैसा लेना है वो हमारी एसेट्स है, हिंदी में से बोलते हैं देनदार। तो जिसको पैसा चुकाना है, देखो, सी से चंद्रमुखी, सी से क्रेडिटर, और डी से देवेंद्र, और डी से डेटर। तो ये याद करने में आसानी हो जाएगी कि चंद्रमुखी से माल खरीदा, देवेंद्र को बेचा, चंद्रमुखी क्रेडिटर है, देवेंद्र डेटर है। चंद्रमुखी लायबिलिटी है, देवेंद्र हमारी एसेट है। इसको आप इस तरह से इजीली याद कर सकते हो। तो देखिए, जैसे आपके मैथ्स में इक्वेशंस होती हैं वैसे ही आपके अकाउंट्स में भी इक्वेशन होती है। इक्वेशन किसको कहते हैं? जहां लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो, है ना। या हम इसको राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो मैथ्स में इक्वेशन होती है वो अलग टाइप की होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पर यहाँ तो वो नहीं होगा ना, यहाँ इक्वेशन अलग है। यहाँ कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, ये हमारी अकाउंट्स की पहली इक्वेशन है कि कैपिटल और लायबिलिटीज का टोटल हमेशा एसेट्स के बराबर होगा। बेसिकली तो क्या है कि दोनों कैपिटल और लायबिलिटी है ना, दोनों ही लायबिलिटीज हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ही लायबिलिटीज हैं, बस ये वाली लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी है और ये वाली लायबिलिटी जो है वो इंटरनल लायबिलिटी है। तो ये वास्तव में लायबिलिटीज हैं, टोटल लायबिलिटीज हमेशा बराबर होंगी किसके? टोटल एसेट्स के। तो एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बराबर होती हैं, ये अजम्पशन लेके ही अकाउंट्स में आगे बढ़ा जाता है। तो पहली इक्वेशन आपको याद करनी है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। इसको शॉर्ट में सी प्लस एल इक्वल्स टू ए भी बोलते हैं। अपन को भी पूरा ही बोलना है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। देखिए, एसेट्स में क्या होता है, एसेट्स अपने, एक बिजनेस है, बिजनेस में आपकी शॉप है, शोरूम है, तो आपके क्या क्या एसेट्स होंगी? आपकी शॉप में कैश पड़ा होगा, ज्यादा कैश पड़ा होगा तो आपने बैंक में जमा करा दिया होगा। फिर कुछ डेटर्स होंगे। डेटर कौन? जिनको कि आपने उधार में माल बेचा था, देवेंद्र,
इसके अलावा आपकी शॉप की बिल्डिंग आपकी एसेट है, शॉप में टाइपराइटर या कंप्यूटर पड़ा है वो आपकी एसेट है, शॉप की लैंड आपकी एसेट है, शॉप के फर्नीचर आपकी एसेट है। इसके अलावा एक नया वर्ड आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यानी आपके यहाँ एक नौकर काम करता था जिसको आप सैलरी देते हो 1000 रुपए महीने की यानी 12,000, और आपने उसको पे कर दी 13,000, यानी आपने अगले साल के 1,000 भी अभी पे कर दिए। तो जो अगले साल के 1,000 रुपए पे कर दिए वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाएंगे, और ये आपकी 1,000 रुपए क्या कहलाएगी, एसेट कहलाएगी। तो ये सारी आपकी एसेट हैं, ये जिनको कि आपको याद करना है। बेसिकली 99% तक आपकी यही एसेट चैप्टर के अंदर काम आएंगे। अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज की, और लायबिलिटीज में पहले हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज की। एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब होता है जिनके आपको बाहर का अमाउंट पे करना है, बाहर के लोगों को। क्रेडिटर्स, जिनसे आपने उधार में माल खरीदा, वो आपकी लायबिलिटी है। बैंक से लोन लिया, उधार लेके आप काम कर रहे हो, तो ये भी आपकी लायबिलिटी है। और एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। आपके यहाँ एक नौकर काम करता है जिसको आप 1,000 रुपये पर मंथ पे करते हो, यानी साल में पे करना है 12,000, और आपने उसको पे किए सिर्फ 10,000, 2,000 रुपये पे नहीं किए, तो ये 2,000 रुपये भी तो पे करने पड़ेंगे ना। तो 2,000 रुपये जब तक आप पे नहीं करोगे तब तक आपकी लायबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि आपने नौकर से काम तो करा लिया, पेमेंट किया नहीं है, और पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो जो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा नौकर को उस 2,000 रुपये का, वो 2,000 रुपये तब तक आपकी क्या बनी रहेगी, लायबिलिटी, जब तक कि आप उसे पे नहीं कर देते। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल लायबिलिटी की। इंटरनल लायबिलिटी का मैंने आपको बताया था एग्जांपल एक कैपिटल ही है, लेकिन यहाँ चीजें समझने की हैं, ध्यान देना। कैपिटल के अंदर क्या होता है कि सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस लेस होते हैं, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लेस होते हैं। भाई जितने भी आपने एक्सपेंसेस पे किए वगैरह वो सब आपके अब एक्सपेंसेस कौन से होते हैं वो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये रे आपने कोई रेंट पे किया दुकान का, मान लेते हैं आपने किराए की दुकान ले रखी है, तो रेंट पे करना पड़ेगा, वो आपका एक्सपेंस है। आपने एम्प्लॉय को सैलरी पेड की, ये भी आपका एक्सपेंस है। आपने बैंक के लोन पर इंटरेस्ट पेड किया, ये भी आपका एक्सपेंस है। तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे, एक्सपेंसेस, और ये एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, लेस होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा जितनी भी इनकम्स और प्रॉफिट्स हैं वो सारे आपके ऐड होंगे, वो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा, ये रेंट रिसीव्ड आपकी इनकम है। मान लो आपके बिल्डिंग के अंदर 5 कमरे थे, आपके काम में 3 ही आ रहे थे, तो आपने 2 कमरे किराए पे दे दिए, तो किराए पे दे दिए तो रेंट रिसीव्ड हुआ, वो आपकी इनकम है। इसके अलावा आपने बैंक में पैसे जमा करा रखे थे, उस पर आपको रेंट मिल गया और इंटरेस्ट मिल गया, तो वो इंटरेस्ट भी तो आपकी इनकम हो गई। तो इस तरह से ये भी आपकी इनकम है। तो इस तरीके से जो भी इनकम होगा ना वो आपको ऐड करना है, जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको लेस करने हैं। एक्सपेंसेस का एक आइटम आपको और दे रखा है एक्सपेंसेस, जैसे एक और लिखा है मैंने, ये रहा कमीशन पेड। कभी कभी क्या होता है, परचेज करने के लिए ब्रोकर के थ्रू परचेज करनी पड़ती है, तो उस कंडीशन में आपको कमीशन भी पे करना पड़ सकता है। तो कमीशन पेड भी आपका खर्चा है, वो आपको यहाँ लेस करके दिखाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर 2 चीजें तो आपने याद कर ली। क्या? एक तो एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो आपके लेस होंगे, जितनी भी इनकम्स होंगी वो आपकी क्या होंगी, ऐड होंगी। और एक्सपेंसेस कौन से होंगे वो भी दे रखे, ये एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंस है, और ये आपकी इनकम है। बस इतने ही नाम आएंगे अभी आपके। और एक ड्राइंग्स, पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा आप बिजनेस से निकाल लोगे उससे आपकी कैपिटल कम हो जाती है, तो ड्राइंग्स भी कैपिटल में से क्या करना है, लेस करना है। तो ये बेसिक वोकेबलरी है जो आपको पहले याद होनी चाहिए। यहाँ तक ये वोकेबलरी आपको याद है तो आप चैप्टर में एंटर हो सकते हो। तो इतनी चीजें जो हैं वो आपको पहले याद कर लेनी चाहिए, उसके बाद अपन चैप्टर में एंटर होंगे। देखो, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से आप समझ सकते हैं। मान लेते हैं आपने सैलरी पे करनी है 12,000, तो खर्चा तो आपका 12,000 का, तो यहाँ लिखोगे आप 12,000, खर्चा 12,000 का। लेकिन आपने पे तो 10 ही किए थे, तो कैश में से लेस कितना हो जाएगा, 10,000, कि आपके 10,000 का कैश चला गया। पर खर्चा 12,000 का था, और जो पैसे आपने दिए हैं, जो कैश आपने पे किया 10,000 है, तो 2,000 आपने पे नहीं किया, तो 2,000 आपका क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बन जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ -12, यहाँ +2, तो यहाँ का टोटल कितना बैठा, -10, और यहाँ भी -10 है। इससे आपकी इक्वेशन पूरी हो जाती है कि यहाँ भी आपकी दोनों साइडों का टोटल जो है वो बराबर बैठ रहा है। इस तरीके से होगा। तो ऐसे ही आपने जैसे रेंट मान लो 13,000 पे कर दिया, तो रेंट का खर्चा तो 12,000 ही है, लेकिन आपने कैश में से कितना पे कर दिया, 13, तो 1,000 रुपये आपने जो ज्यादा पे कर दिया वो आपकी क्या बन जाएगा, वो आपकी प्रीपेड एसेट्स बन जाएगा कि आपने 1,000 रुपये ज्यादा पे कर दिए। तो -13 यहाँ और प्लस का 1,000, तो यहाँ बैठा -12, और यहाँ भी -12 था। इस तरह से इक्वेशंस जो है ना वो आपकी सेटिस्फाइड होंगी। वो जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में डिस्कस होगा।